चेयरमैन है अहिंसा ग्रुप के। सर प्लीज आप मंच पर आए, पधारें। और साथ ही साथ सर का सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने सहयोगी शबाब को आमंत्रित करना चाहूंगी। प्लीज आप भी मंच पर आए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रोहित जैन साहब का। आप चढ़ाते हैं, बड़ा पॉपुलर ग्रुप है। जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई, कैसी ये यात्रा शुरू हुई? आगरा की मिट्टी में कुछ लोग सिर्फ काम नहीं करते, वो एक पहचान बनाते हैं। श्री रोहित जैन, चेयरमैन अहिंसा ग्रुप। आगरा में शुरू हुआ एक सफर जो आज ग्वालियर और फिरोजाबाद तक फैल चुका है। रिहायशी टाउनशिप, लग्जरी विला, कमर्शियल मॉल और 3 शहरों में फैला एक भरोसेमंद नाम। यह उन्हीं की सोच और मेहनत का नतीजा है। हर बड़े आदमी के पीछे एक परिवार होता है जो उसे जमीन से जोड़े रखता है। उनकी पत्नी जो हर फैसले में उनके साथ खड़ी रहती है। तो हम अपने पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करें तो हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर, पेट्रोल पंप्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चर से बिजनेस से आते हैं। और बहुत धन्यवाद दूंगा अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, अपनी फैमिली को, जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, हमें अपना समय देने के लिए। रील्स देखी आपने। अब बात क्योंकि विकसित उत्तर प्रदेश की हो रही है और इस विकास में जो भागीदारी निभाने वाले लोग होते हैं उनमें रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आपको अगर बनारस तक जाना है तो बनारस अगर विकसित है तो उसका रास्ता भी विकसित होना चाहिए। वहां तक जाने का जरिया, वहां तक जाने का माध्यम भी जो है वो मजबूत होना चाहिए। और इसी मजबूती में अहिंसा ग्रुप एक बड़ा रोल निभा रहा है। रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबसे पहले सवाल चूंकि ये कॉमन होता है कि कैसे करियर शुरू हुआ, कहां से चीजें बनी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो नाम है अहिंसा, ये नाम किसी रियल एस्टेट कंपनी का तो नहीं लगता, वरना एमआर ग्रुप, फलाने इंफ्रा और धिमाके ग्रुप ऐसे ज्यादा देखे हैं हम लोगों ने। अहिंसा जैसा अल्फाज कहां से चुना और क्यों चुना? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, अहिंसा जो नाम है वो 1950 में मेरे ग्रैंडफादर ने इसको फाउंडेड किया था। और इसी नाम से, अहिंसा के नाम से हमारे कई सारे वर्टिकल्स, फर्टिलाइजर सेक्टर के, पेट्रोल पंप्स के, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के, एग्रीकल्चर सेक्टर के, ये चलते गए। और अहिंसा के नाम से हमारी पूरी फैमिली में करीब 30 से 32 फर्में हैं जो आज की तरह रन कर रही हैं। इस अहिंसा नाम को रियल एस्टेट में एज ए लेगेसी 2021 में हम लेके आए। और रियल एस्टेट में अहिंसा का लोगो, अहिंसा का नाम आज जो है आगरा में एक पहचान बन चुका है। और आगरा के साथ साथ अब ये नई 2 शहरों में, फिरोजाबाद और ग्वालियर में भी हम एंट्री कर चुके हैं। तो वहाँ पे भी हम अच्छे से इस तरह से अपने नाम को और अपने पुरानी जो हमारी पहचान और जो हमें विरासत में एक चीज़ मिली हुई है उसको हम लेगेसी के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। काम कहाँ से शुरू हुआ? क्या यही सोच के आगे बढ़े थे कि रियल एस्टेट का ही काम करना है? वरना जितना मुझे आपके बारे में मालूम है, आपके कॉलेजेस चलते रहे हैं, शिक्षा का एक बड़ा जरिया रहा है, तो स्कूल कॉलेजेस को छोड़ करके आप रियल एस्टेट में क्यों आए? देखिए, अगर आपको बड़ा काम करना है तो आपको बड़े सेक्टर के अंदर में आना पड़ेगा। एजुकेशन, मेडिकल अच्छे सेक्टर हैं, काम होता है। मगर अगर हम देखें उसमें काम की बात करें, गुंजाइश करें, तो जो रियल एस्टेट है एक बड़ा सेक्टर है। इंफ्रा आज इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा काम कर रहा है। और जब से मोदी जी की, योगी जी की सरकार आई है, इन्होंने इंफ्रा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला के रख दी है। बहुत तेजी से प्रदेश बदल रहा है, बहुत तेजी से देश बदल रहा है। तो हमें लगता है रियल एस्टेट वो सेक्टर है जो आने वाले समय में काफ़ी बड़े लेवल पे काम कर रहा है और काफ़ी ऊंचा काम करके हम उसमें आगे जा सकती हैं। 10-12 सालों में, 15 सालों में कितना काम बदला है और कैसे बदला है? पिछले 10-12 सालों में अगर बात करें, यूपी की बात करें, तो यूपी में तो विकास, क्राइम बहुत कम हुआ है। अगर हम क्राइम की बात करें तो यूपी में जो पहले क्राइम का रेट था आज बहुत नीचे आ चुका है। पहले एक मर्डर की न्यूज भी जो है बहुत
छोटी सी लगती थी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे रोक के आपको पूछूंगा, इसका जवाब आप दीजिएगा मुझे। जैसे फिल्मों में हम लोगों ने देखा है कि एक कोई कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, वो बिल्डिंग बना रही है, कोई पहुंच जाता था कि भाई 2 खोखा तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो तुम बना नहीं पाओगे बिल्डिंग। ऐसा होता है क्या सच में? पता नहीं सर, पिक्चरों में तो देखा हमने भी, बहुत सारी चीजें हैं। पिक्चर में तो गोली भी, आप जब किसी को मारते हो तो गोली भी आपको दिखाई दे जाती है, वो जाके कहाँ लगनी है वो भी दिखती है। बट पिक्चर और रियल लाइफ में बहुत अंतर है। इसीलिए हम कहते हैं रियल लाइफ और रियल लाइफ के अंदर अगर हम जाएंगे तो रियल लाइफ में जो हार्ड वर्क है, हार्ड कोर वर्किंग है, उसी की मेहनत, उसी का जो हमें फल मिलता है वो लंबे समय तक टिकता है। और जो बात आप बता रहे थे, कितना बदला है और क्या बदला है 10 सालों में? यूपी के अंदर विकास की बात करें तो इंफ्रा बहुत अच्छा हुआ है, रोड नेटवर्क काफी अच्छे हो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम जाएं तो बहुत सारी चीजें ऑनलाइन पोर्टल पर आ गई हैं, बहुत सारी प्रक्रिया कानून की सरल हो गई हैं। यदि तो हमारे कामों में, यदि हमारे कार्य पूरे, हमारे कागज पूरे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई विभाग कोई चीज आपको रोक रहा है और आपकी चीजें तकलीफ हो रही हैं। पहले में और अब में परिवर्तन समय का, एआई का, जेन जी का, टेक्नोलॉजी का, ये सारी बहुत सारी यूजेस आ गई हैं। आज हम छोटे शहरों में बी क्लास सिटीज में जाते हैं, उसमें अगर हम ये कहें कि ए क्लास सिटीज की मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए, ऐसा गलत है, मिथ्या है लोगों का। अब वो सारी चीजें ए क्लास सिटीज में जो है वो सारी बी क्लास सिटीज के अंदर आती जा रही हैं। तो यूपी और उत्तर प्रदेश और इंडिया के अंदर जो बदलाव आया है वो वाकई काबिल तारीफ है। जैसा अभी पिछले भाई साहब कह रहे थे कि विकास और व्यापार अपने क्षेत्र में और अपने जगह रह के किया जाना चाहिए, मैं भी इस बात से सहमत हूं। अगर हम अपने क्षेत्र में अगर ये व्यापार करेंगे, अपने देश में व्यापार करेंगे, तो शायद हम अपने साथ साथ समाज का और देश का भी उत्थान में कुछ सहभागी बन पाएंगे। पहले ये बात कही जाती थी कि एक अल्फाज था काला धन, सुना होगा आपने भी, कहते थे कि रियल एस्टेट में बड़ा काला धन है और लोग पहले इन्वेस्ट कर देते थे। कोई आ जाता था, कहता था भाई हम बिल्डिंग बना रहे हैं, 4था फ्लोर आपको दे देंगे, 2 BHK है, 1200 स्क्वायर फीट का, आप अभी मुझे 10 लाख दे दो, बाकी पैसा बाद में देते रहना। और उस जगह पर कुछ होता नहीं था, खाली दिखाते थे कि यहाँ बनाएंगे, वहां घास उगी हुई होती थी। अब ऐसा नहीं होता है। अब तो मुझे लगता है कि जो व्यापारी है या जो खरीदार है वो तब पैसा पूरा देता है जब वो अपने मकान में एंट्री कर जाए और खटका दबाए और लाइट जल जाए, तब वो मकान के लिए आगे बढ़ता है कि हाँ अब मकान खरीदा जा सकता है। ये बदलाव कैसे देखते हैं? और ये जो अल्फाज काला धन होता था कि रियल एस्टेट में बहुत है, इसकी कितनी सच्चाई है? देखिए, जो काला धन की आप बात कर रहे हैं, तो काला धन तो कहीं भी रखा है वो काला ही धन है, जो बुक्स में नहीं है वो काला धन है। तो उसके परिभाषा करने के लिए ये मंच ठीक नहीं है। मगर अगर बात करें रियल एस्टेट के अंदर, तो हर बिजनेस के अंदर में अपने उसके फायदे नुकसान है, पीछे क्या रहा, कैसे रहा। आज अगर बात करें किसी से, तो बैंकिंग सेक्टर इतना हावी हो चुका है, अगर आप 10 लाख रुपए कैश निकालने जाते हैं तो शायद आप निकाल नहीं पाती हैं। तो काला धन जिस पे बचाया वो जाने। मगर हमारे पास जो कस्टमर और जो फीडबैक आते हैं, कोई अपना सारा पैसा लेके आ रहे हैं, अपना जमा पूंजी लेके आते हैं, आधे से ज्यादा लोग लोन करा के पैसा ला रहे हैं, तो वो काला धन और ये सब लेके तो नहीं आ रही हैं। अफोर्डेबल हाउस और ये सब चीजें बिकती हैं तो लोगों की जरूरत और उसकी सोच को पूरी करने के लिए बिकती हैं। तो जब उसकी सोच और उसकी जरूरत को पूरा कर रहे हैं तो वो सारी चीजें उसकी बैंकिंग के थ्रू सारी चीजें होती हैं। तो हमारे पास ऐसी समस्याएं और इन सब चीजों का ऐसी कोई तकलीफ हमें दिखी नहीं है। कुछ व्यापार पर असर पड़ता है इन सारी चीजों का या पड़ा है? पहले कारोबार ज्यादा था, अब लोग मतलब उतना कारोबार कर पाते हैं जितना पहले कर पाते थे? बात करें तो पहले से 10 गुना ज्यादा वॉल्यूम है आज अगर व्यापार है तो उस पहले से 10 गुना अधिक हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, बाहर बैठा आदमी जो नौकरी कर रहा है, एनआरआईज बैठे हुए हैं, वो अपने देश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप देखें बाहर की कंपनियां आके, दुबई की और कहीं कहीं कंपनियां आके इंडिया के अंदर होटलों में अपने सेमिनार कर रही हैं, प्रोडक्ट बेच रही हैं। आपने इंडिया के कितने बिल्डर देखे जो इंडिया के बाहर जा रहे हैं और बेच रही हैं, उनकी पूर्ति इंडिया में ही नहीं हो पा रही है। जितना प्रोडक्ट, अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट बना रही हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको कहीं बाहर जाने की भी जरूरत है। जितना आप बनाते जाएंगे शायद वो आपके लिए कम पड़ता जाएगा, अगर आपकी नीयत ठीक है, आपके काम ठीक है, आपके इरादे ठीक हैं। अगर डेवलपमेंट की बात कहते हैं तो एक बाहर रहने वाला आदमी अगर वो भारतीय नहीं है तो फिर वो भारत में आके क्यों बसेगा? क्या आपको लगता है ऐसा है जिसके लिए उसको भारत आना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए? मैंने एनआरआईज के लिए बात बोली है, नॉन भारतीय के लिए नहीं बोली है। जो एनआरआईज हैं, जो बच्चे बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, कई सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो गुड़गांव एनसीआर में हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज में बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई जॉब कर रही हैं,
उनके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, वो अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्ट प्लान देखती हैं, इन्वेस्टमेंट देखती हैं। तो बहुत सारे कस्टमर हमारे लिए ऑनलाइन देख के उनके पेरेंट्स यहाँ विजिट करके आते हैं और वो हमारे कस्टमर के रूप में ही अपना प्रोडक्ट बाई करते हैं हमसे। अच्छा, अब जब सरकार से प्रोजेक्ट अप्रूव कराने जाते हैं तो कितना सहयोग मिलता है, सरकारों का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है इन सब चीजों में? देखिए, अगर सच बताएं तो सरकार का सहयोग सिर्फ आपके पेपर वर्क और आपकी लीगलिटी के ऊपर है। अगर आपका पेपर वर्क पूरा है और आपकी चीजें कंप्लीट हैं तो थोड़ा बहुत देरी ऊपर नीचे हो सकती है, चीजें बहुत आसानी से बहुत अच्छे से हो रही हैं, कहीं कोई इसमें तकलीफ नहीं आ रही है। सिंगल विंडो सरकार जो कहती है वो वाकई में है? सिंगल विंडो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इन सब चीजों के लिए तो अभी है, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में ऐसा कोई सिंगल विंडो वाले प्रावधान अभी यूपी के अंदर नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि सुनते हैं हम लोग कि भाई एक अगर बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए करीबन 9 से 10 एनओसीज आपको चाहिए होती हैं, ज्यादा चाहिए होती हैं। तो ये सब प्रोसेस आसान हो जाए तो और आपको लगता है माध्यम, जरिए, विकल्प खुल जाएंगे? जब आसान होगा देखा जाएगा। ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस हो चुका है, तो आदत में आ चुका है। हम लोग हाईवे पे जाते हैं, आगरा से आए लखनऊ तक, समय देखा था 4 घंटे में आ जाएंगे, मगर आपका वीआईपी रोड तक आते आते जाम और ये मिलता है ना, तो ये हम लोग सोचते ही रहते हैं जाम हो खुल जाएगा तो अच्छा लगेगा, मगर छोटे से बड़े हो गए, जाम खुलता नहीं दिखा हमें। ट्रैफिक बढ़ता दिखा है, हाईवे बन गए, नए नए हाईवे बन गए, मगर जब भी शहर में उतरते हैं तो जाम से रूबरू हो ही जाते हैं। तो ये सब चीजें तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, जैसे जब बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा तो हम लोगों के लिए और बेहतर हो जाएगा। अब तो हम लोग इसी में रम गए हैं। अब तो मालूम है कि इधर कानपुर चलेंगे तो चौराहे के उस पार जाम मिलेगा, तो उतना समय दिमागी तौर पर लेकर चलते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जैन साहब, हमें अपना समय देने के लिए, हमसे इतनी बढ़िया और अच्छी बातें करने के लिए। और जो भी दर्शक आपको सुन रहे होंगे वो समझेंगे कि जब वो चीज खरीदने जाएं तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है। कोई लालच दे रहा है या कोई आपको बहुत लंबे लंबे सपने दिखा रहा है तो उन सपनों की हकीकत को परख जरूर लीजिएगा। जैन साहब की बातों को याद जरूर कर लीजिएगा। जमीन आगरा में लीजिए, इलाहाबाद में लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेने से पहले कागज लीगल टीम से जरूर चेक कराइएगा। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।